हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करें, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसके पहले टॉपिक में जो है हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी पढ़ चुके हैं। आज हमारा रहेगा टॉपिक जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हम यहाँ पर जो है सबको पढ़ेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो है कौन कौन शामिल होता है और किस आर्टिकल में जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात की गई है। चलिए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री सभी सम्मिलित होते हैं। आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74 में ये बात की गई है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, देश का प्रथम नागरिक, उसको राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जो होता है वो अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? वो जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ऐसा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है। परंतु क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह पर जो है साधारणतया अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात जो है दी गई सलाह के अनुसार कार्य भी करेगा। वहीं पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको शामिल किया गया है। आर्टिकल 74 के खंड 2 के अनुसार इस प्रश्न में जो है कि किसी न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जाएगी। इसकी जो है किसी न्यायालय में जांच भी नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी है, और दी है तो क्या दी है। इसकी जो है कोई न्यायालय जांच भी नहीं कर सकता है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी है, और दी है तो क्या दी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75(1). आर्टिकल 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 75(1) के खंड 1 में बात की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। पहले तो जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। आर्टिकल 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है तो ये लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितनी 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है संविधान का जो ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 2003 के द्वारा क्या है 2003 में हुआ था। ये भी जो है यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन मिल लेता है, कौन सा संविधान संशोधन जो है कब हुआ था। तो ये 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके द्वारा क्या है उपर्युक्त प्रावधान जो है इसको संविधान में शामिल किया गया है। आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्री जो होते हैं तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये जो है कई बार कथन और कारण जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो है मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये जो है इसको याद रखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द का जो है प्रयोग कहाँ किया गया है, तो ये अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। संविधान का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 है, इसमें 52 का खंड 3 है, इसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल होता है तो ये प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। इसको जो है ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर क्या है जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। मंत्री क्या होते हैं? ये मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं, और अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से किसकी होती है? तो ये मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय
जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होते हैं? तो ये सीधे डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। और इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रमुख कौन होता है प्रशासनिक प्रमुख? तो कैबिनेट सचिव होता है। जो कैबिनेट सचिव होता है वो इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। और सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये इसका जो है प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट होता है, सचिव भी होता है, और ये सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। आर्टिकल 75 के अनुसार कोई भी मंत्री जो है तो ये निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है। उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यदि कोई भी मंत्री जो है तो उसे 6 माह के अंदर संसद की किसी भी सदन की सदस्यता अवश्य ही ग्रहण कर लेनी होती है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री और जो भी अन्य मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री जो होता है तो अपना त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। ये भी याद रखिए। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो करते हैं प्रधानमंत्री। आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा। आर्टिकल 78 बात करता है कि प्रधानमंत्री जो होता तो वो राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कुल कितनी है? तो ये 52 है। याद रखिए, वर्तमान की जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी है? 52 है। अब बात करेंगे हम जो भी इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो है क्या अभी हाल ही में जो ये 2021 की RO की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा भी गया क्वेश्चन है। देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार, भारत का आर्टिकल जो 300 है तो इसके अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। भारत की सरकार जो है तो इसका कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है, अर्थात कि भारत संघ। इस अनुच्छेद की खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद जो है लाया जा सकेगा। किससे? भारत संघ के नाम से। याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा जो है कूट की सहायता से यहाँ पर सही आंसर होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जब प्रधानमंत्री में निहित होगी तो राष्ट्रपति क्या करेगा? दूसरा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल होती है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं है, किंतु जो है 6 माह में क्या है उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनिंग बार। संविधान के आर्टिकल 53 के खंड 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 74(1) के खंड 1 के तहत क्या होता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। और आर्टिकल 75 के खंड 1 में बात की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 75 के खंड 5 के तहत ये प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन क्या है यहाँ पर जो है उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, इनकरेक्ट है, क्योंकि नाम मात्र का नहीं नेता होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उत्तरदायी भी होता है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, बर्खास्त भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वास्तविक नेता होता है, ना कि नाम मात्र का। नाम मात्र का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
भारत के संविधान के आर्टिकल 74 के खंड एक में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता हो, जिसका लोकसभा में बहुमत हो, या ऐसा व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर ले। और सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल 75(3) बात करता है मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखते हैं नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है तो वो नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? तो ये केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है भारत का प्रधानमंत्री। इसको तो अभी देख ही चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का प्रावधान किया गया? आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में, तो ये प्रधानमंत्री के। इसमें क्या क्या, इसके तहत जो है प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्यों की बात की गई है, देख लेते हैं। संघ के कार्यकलाप से प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं सहित संबंधी जो मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेंगे। और संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे सकेगा। और क्या करेगा? किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद जो है इसके परिषद के समक्ष क्या है, विचार के लिए रखे। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जिसमें कौन कौन होंगे? कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये इतने में नहीं करता है, ये इसलिए स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है यह सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के संविधान के आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। आगे देखते हैं, इसको तो देख ही चुके हैं। मंत्रिपरिषद जो है संवैधानिक निकाय है। भारत में मंत्रियों का वर्गीकरण ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, ना कि 4, जिसमें शामिल होते हैं कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री। हालांकि जो राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा अधिसूचित वरीयता अनुक्रम है, इसमें क्या है, मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम 1952 में उप मंत्री के जो है डिप्टी मिनिस्टर के पद का भी उल्लेख किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का तात्पर्य है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री से। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ये अभी देख ही चुके हैं इसलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वही कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है एक ही बार हुआ है और किस में हुआ है? तो आर्टिकल 352 में हुआ है। इसको हम अभी भी बिल्कुल देख चुके थे। आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं संघ सरकार के संदर्भ में। संघ सरकार के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है एन गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। स्टेटमेंट कह रहा है एन गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था, ठीक है, कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की जो है 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया।
ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है IAS प्री का जो 2021 का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। एन गोपालास्वामी आयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। इन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की जो है मशीनरी का पुनर्गठन में क्या किया, मंत्रियों में समूह ब्यूरो बनाए और कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार तथा संगठन एवं प्रक्रियाओं जो है प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग की जो है गठन की अनुशंसा की और अगस्त 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालयों के तहत किया गया, जिसमें क्या हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री के जो कि क्या था, प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता था और फरवरी 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया और अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। वहीं पर 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। मार्च 1985 में इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र किसके पास होगा, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत ही होता है। देखते हैं नेक्स्ट है संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात की जा रही है किसकी, संघ सरकार की। पहला स्टेटमेंट है कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। बात की जा रही है भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के सृजन की और बताया जा रहा है किया जाता है किसकी, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट, ये अभी देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। संसदीय शासन में जो वास्तविक कार्यपालिका होगी वो किसके पास होगी, तो वो रहेगी किसके पास, वो रहेगी प्रधानमंत्री के पास। वो रहती है किसके पास, प्रधानमंत्री के पास रहती है। ये भी देख चुके थे कि जो है प्रधानमंत्री क्या होता है, वास्तविक नेता होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी नेता होता है। और इनसे संबंधित जो भी आर्टिकल थे उनको भी देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कौन, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति काहे को नियम बनाएगा, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। राष्ट्रपति बिल्कुल जो है राष्ट्रपति ही भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है भारत सरकार की समस्त कार्यपालक जो कार्यवाहियां होती हैं प्रधानमंत्री के नाम से कही जाएंगी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के नाम से कही जाएंगी, ना कि किसके, प्रधानमंत्री के नाम से। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 77 के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो कार्यवाहियां होती हैं किसके, राष्ट्रपति के नाम से होती हैं, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। देखते हैं नेक्स्ट है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। तो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 75। देखते हैं नेक्स्ट,
आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर बेसिकली क्या होता है, जो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं तो वो लोकसभा के सदस्य को ही नियुक्त किया जाता है, ना कि राज्यसभा के। देखते हैं ऐसा क्यों होता है, इसके एक्सप्लेन। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से जो है किसी भी सदस्य का हो सकता है, किसी भी जो सदन का सदस्य हो सकता है। और लेकिन आमतौर पर हो देखने को क्या मिलता है बेसिकली कि लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री जाने पर जो है कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि लोकसभा का सदस्य हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से जो है दोनों में से एक सदन का सदस्य अवश्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है, बाकी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये कितनी होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, ये होनी चाहिए कितनी, 25 ईयर्स, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने हैं तो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा है तो यदि राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उसकी कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिए। क्वेश्चन में ये भी जो है यहाँ पर भी फंसा सकता है कि लोकसभा से यदि प्रधानमंत्री कोई बनता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य से बनता है प्रधानमंत्री तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। जो ये 25, 30 और ये 5 ईयर वाले जो डिफरेंस है इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, पहला स्टेटमेंट है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये देख ही चुके हैं कि उसे जो है 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए कि संसद के किसी भी जो है सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिन, केवल 6 माह रह सकता है। नेक्स्ट, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने दिनों में, यदि 6 माह तक वह किसी भी जो है सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो। नेक्स्ट है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। बात की जा रही है भारत की संसद के संबंध में, भारत की संसद है। तो पहला स्टेटमेंट है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है निम्न सदन तक नहीं सीमित है तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सही नहीं पूछा जा रहा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। किसके प्रति है, तो ये लोकसभा के प्रति। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, सभी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, जवाबदेह है। देखते हैं नेक्स्ट है, सामूहिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत आर्टिकल 75(3)
खंड 3 के अनुसार, आर्टिकल 74(3) के अनुसार वाली कहीं पर बात नहीं की गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर ऑप्शन में जो है नहीं दिया हुआ है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। ये प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत जो है ना धारण करके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं? पद धारण करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये दोनों के प्रति उत्तरदायी कहाँ से हो जाएगी? राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी ना होकर ये केवल जो है केवल किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। कारण कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के संसद संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। देखते हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि संसद के प्रति। दूसरा स्टेटमेंट है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। बिल्कुल धारण करते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बिल्कुल करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन एक बार, देख तो चुके हैं वैसे कई बार। संविधान के आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि संसद के प्रति। राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा जो है संसद, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा आते हैं। आर्टिकल 75(3) के अनुसार आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय किसको? राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर क्या है परिपाटी के रूप में पालन किया गया है? क्या है ये? भारत के संविधान में तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु क्या है परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। इसका तो है। सेकंड ऑप्शन है बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन एक बार। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन लोकसभा में बहुमत खो देता है तो वह त्याग पत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था आर्टिकल 75(3) के में जो है की गई है, इसकी बात की गई है। देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में डैश जो है व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके? तो ये विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है कार्यपालिका। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से विधायिका को जो है कहीं कहीं पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विधायिका यदि लिखा मिल जाए तो लोकसभा और विधायिका
में कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर जो है विधायिका भी लिखा मिल सकता है। तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से विधायिका या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? मंत्रिपरिषद रख सकती है कौन सा प्रस्ताव? तो वो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है, और सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद लोकसभा में तभी लाती है जब उस लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य जो है रख सकता है, और लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा में तो क्या होता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, पूरी मंत्रिपरिषद को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? ये किससे? लोकसभा से। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता होती है किसकी? स्पीकर की अनुमति की। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत जो है वक्तव्य देने के लिए स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, या मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो ये कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु तो न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए। तो ये कितनी होनी चाहिए? ये 50 होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में जो है किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, करेक्ट है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये एक्सप्लेन देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन ऐसे थोड़ी लागू हो जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में लागू होता है, वो भी आर्टिकल 356 के तहत 356 के तहत। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई जो है व्यवस्था नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने? तो वो बने थे कौन? कैलाश नाथ काटजू। ये पहले कौन थे? पहले कैबिनेट में पहले गृह मंत्री थे तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे। देखते हैं नेक्स्ट। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कैलाश नाथ काटजू जो थे तो ये 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे और वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पद सौंपा गया और वे 1957 से लेकर 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। कौन? कैलाश नाथ काटजू, नेहरू की कैबिनेट में।
नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन में तो उनका नाम ही नहीं दिया गया है, देखते हैं इसके एक्सप्लेन। उनका नाम था कौन? आर के शनमुखम जेट्टी। आर के शनमुखम जेट्टी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। रहे थे कब तक? 15 अगस्त 1947 से लेकर जो है 17 अगस्त 1948 तक। और इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री कौन थे? वो थे बी आर अम्बेडकर। और समय था कब? जब अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुई और कानून मंत्री बने कौन? जोगेंद्र नाथ मंडल। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? वो किसका भिन्न था? वो भिन्न था CH भाभा का। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का था, उनका पोर्टफोलियो किस प्रकार था? जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री थे CH जो है, और कृषि मंत्री जगजीवन राम श्रम मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री थे। CH भाभा जो वाणिज्य मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह क्या थे? वो रक्षा मंत्री थे। उसके बाद उसके पहले जो है 1946 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, CH भाभा खान और जो है विद्युत कार्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। देखते हैं नेक्स्ट। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे देवे गौड़ा। व्यक्ति के अनुसार 12वें प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके SD देवेगौड़ा जो थे, तो वो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे थे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जो है कौन से 15 नंबर के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर जो है ये कौन से 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख किया गया है। किसका? जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ तरफ एक तरफ प्रधानमंत्रियों का नाम दिया हुआ है, एक तरफ उनका कार्यकाल दिया हुआ है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। HD देवेगौड़ा जो थे, तो 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहे थे। चंद्रशेखर का कार्यकाल रहा था कब से? 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, तो ये 19 मार्च से लेकर 1998 और 22 मई 2004 तक रहे थे। इंद्र कुमार गुजराल जो थे, तो ये 2 दिसंबर 1989 से लेकर और 10 नवंबर 1990 तक रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? एक से अधिक बार देखते हैं कौन कौन प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था। तो इनमें से जो है कौन? इनमें जो है भी ऑप्शन में है, तो सभी व्यक्ति जो है एक बार से अधिक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, जिनमें गुलजारी लाल नंदा जो है 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? यहाँ पर बात की जा रही है समयांतर के बाद की, तो वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। देख लेते हैं इनके कार्यकाल को। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में समयांतराल नहीं था, और जबकि गुलजारी लाल नंदा पहली बार कब बने थे? 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, तथा दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से लेकर
24 जनवरी 1966 तक रहे थे। 2 समयांतरालों में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। वहीं पर इंदिरा गांधी की बात की जाए तो वो 1966 से लेकर 1980 में, और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में और दूसरी बार 1998 में 2 समयांतरालों के बाद भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उनकी मृत्यु देश के बाहर कहाँ हुई थी? ताशकंद में। वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। हुई कब थी? हुई थी 11 जनवरी 1966 को। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जो है भारत के दिए हुए हैं जो अब तक हुए, और एक तरफ जो है उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। पीवी नरसिम्हा राव वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे। मोरारजी देसाई कहाँ के? बम्बई के थे। एस.डी. देवेगौड़ा कहाँ के? कर्नाटक के। चरण सिंह अविभाजित जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के थे। और नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? उनका नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो थे तो वो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के भी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। बाकी एस.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के, पीवी नरसिम्हा राव जो थे आंध्र प्रदेश के, तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इनका पूरा नाम था चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो वो थे, उनका नाम था चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो वो उनका नाम था चंद्रशेखर। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह जो है वो अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। और इसी कारण क्या है, लोकसभा में निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? यहाँ पर जो है सभी भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं। कौन? वीपी सिंह, आर वेंकटरमन और वाई चावड़ और प्रणब मुखर्जी जो है ये सभी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी प्रधानमंत्री ने। किस प्रधानमंत्री ने जो है ये आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडली की नई आर्थिक नीति घोषित की थी? तो ये घोषित की थी किसने? नरसिम्हा राव ने। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। इन्होंने औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई थी। देखते हैं नेक्स्ट, है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं मनमोहन सिंह के संबंध में। ये वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष से, यही नहीं करेक्ट है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी थे। देखते हैं नेक्स्ट, है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे तो वो असम से राज्यसभा के सदस्य थे, अब नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, है कथन है मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। बिल्कुल सही यहाँ पर कथन कह रहा है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक क्या करते हैं? उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, लेकिन जो है ये अपनी अलग बात कर रहा है और ये अपनी अलग बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
कथन ए है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। करेक्ट है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह भी करेक्ट है कि वो उसे जो है कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए आर, और दोनों सही है इसका, लेकिन सही एक्सप्लेन नहीं करता है। वो अपनी अलग बात करता है, वो अपनी अलग बात करता है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन जो है उत्तरदायित्वों के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है तो ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। संविधान में जो है कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री के नियुक्ति की बात नहीं की गई है। देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित होती है, ना राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि किसमें, प्रधानमंत्री में। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष यदि प्रधानमंत्री हो जाएगा तो और क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ना कि प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर केंद्रीय सरकार के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा केंद्रीय सरकार के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। 95% में केसेस इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, जो 95% क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, जो ये केवल वाला वर्ड होता है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत कम ही सही होता है, सही नहीं होता है जहाँ पर ये केवल वाला वर्ड दिया होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन निर्माण करता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन जो है कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। आर्टिकल 75 के खंड 5 के अनुसार नियुक्त जो है मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए 6 माह का टाइम दिया जाता है। फिर जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अभी इसको एक्सप्लेन कर चुके थे। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कैबिनेट समितियों के संबंध में कथन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत पर एवं जो है परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं, बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट है, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वे समिति के अध्यक्ष होंगे। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सब भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है कौन है? मंत्रिमंडल सचिव है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये कौन 91वां संविधान संशोधन जो है तो ये बताता है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और संविधान संशोधन ये कब किया गया था? तो 2003 में। देखते हैं नेक्स्ट, इसको कई बार इसको भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर से वही क्वेश्चन दे रहा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा निर्धारित की गई है किसमें? तो ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। देखते हैं नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी, बिल्कुल थी। अब है कितनी? कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हम बता चुके हैं। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी है? 36। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, 36 नहीं है, ज़्यादा है, 52 है। कितनी है? 52 है। नेक्स्ट, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है किसको? स्मृति ईरानी जी को सौंपा गया है। सौंपा कब गया था? 15 जनवरी 2023 में। जबकि अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री कौन है? जॉन बारला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो ये जो व्हाइट पेपर है, श्वेत पत्र, ये संबंधित है भारत सरकार से। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो ये आधारित है गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। एन गोपाल स्वामी आयंगर ने वर्ष 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के एक नई समूह की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय के कौन से कार्य हैं? मंत्रिमंडल के सचिवालय के कार्यों की बात की जा रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य, पहला है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, बिल्कुल करता है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करता है। मंत्रालयों के वित्तीय संसाधन का आवंटन करता है। मंत्रालयों को जो है वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय के नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय के आवंटित विषय हैं मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों या सचिवीय सहायता और कार्य के नियम। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियां जो है उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल है। कौन कौन से देख लेते हैं क्या क्या शामिल है। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना और मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और वितरित करना, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना और किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना सम्मिलित है। प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी, ये सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली का संबंध है किससे? नीति और कार्यान्वयन से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? वो भी होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है
स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? ये सृजित किया गया था 1951 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो JL नेहरू का जो है कहाँ इनका समाधि स्थल बना है? शांतिवन में। इनके समाधि स्थल को शांतिवन। और LB शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल और राजीव गांधी का जो है ये कर्म भूमि नहीं कहलाता है इनका। राजीव गांधी की समाधि स्थल जो है क्या कहलाती है? ये वीर भूमि कहलाती है, ना कि कर्म भूमि। कर्म भूमि समाधि स्थल जो है तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा की है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1964 से लेकर 66 तक रहे थे लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत पाक युद्ध के समय 1965 में दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर टॉपिक रहेगा हमारा महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।